एग्जीक्यूशन। ठीक है, यहाँ पर हम एक एक करके बता रहे हैं आपको। देखिए, सबसे पहला जो आपका है यहाँ पर पहला सवाल क्या कर रहा है कि प्रेसिंग बल, ठीक है, प्रेसिंग बल के बारे में कौन चीज सही है। तो जो आपका प्रेसिंग बल यानी कि प्राइंग एक्शन होता है, आसमा रही है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ प्राइंग एक्शन। हमेशा याद रखिएगा कि आपसे जो है सवाल पूछ सकता है कि प्राइंग एक्शन या प्राइंग फोर्स जो होता है उसके बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है, उसमें क्या चीजें एडिशनल लगती है। ठीक है, तो जो प्राइंग एक्शन होता है उसमें एडिशनल जो लगता है वो क्या होता है, आपका टेंशन फोर्स जो है एडिशनल लगता है। बात में आ रही है, इसमें ऑप्शन आपको दिए हैं टेंशन फोर्स, कॉम्प्रेसिव फोर्स, एडिशनल बेंडिंग मोमेंट, तीसरा है टॉर्सन फोर्स। तो आप जो आंसर बताएंगे प्राइंग एक्शन के लिए जो एडिशनल फोर्स होता है वो होता है आपका क्या, एडिशनल टेंशन फोर्स होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि IS कोड 800 के अनुसार 6 mm की पैकिंग प्लेट के कारण बोल्ट में अभिकल्पित अपरूपण क्षमता की कमी को किस प्रकार दर्शाया जाता है। ठीक है, तो अपरूपण क्षमता की कमी को किस प्रकार दर्शाया जाता है, तो यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है कि IS कोड 800/2007 के अनुसार 6 mm की पैकिंग प्लेट के कारण बोल्ट में अभिकल्पित अपरूपण क्षमता को, यानी कि आपका 6 mm प्लेट के लिए डिजाइन शियर कैपेसिटी के लिए इसमें से कौन सा जो है फार्मूला होगा, जहां पर आपका जो TPM है क्या है, थिकनेस ऑफ थिकर पैकिंग प्लेट। ठीक है, यानी 6 mm दिया हुआ है, उसके लिए जो फार्मूला आपका होता है वो होता है आपका 1 - 0.0125 TPM। ठीक है, जो TPM है आपका क्या है, थिकनेस ऑफ थिकर पैकिंग प्लेट। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा आपका ए, 1 - 0.0125 TPM। ठीक, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि टी मोटाई की प्लेट के मामले में किसी भी दो निकटस्थ रिवेट की अधिकतम पिच निम्नलिखित तक सीमित होती है। तो कल मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि मैक्सिमम पिच ऑफ एनी टू एडजेसेंट रिवेट इन टर्म्स ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट टी स्मॉल टी इज लिमिटेड टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि जो मैक्सिमम पिच होता है वो कितना होता है, किसी भी स्टील स्ट्रक्चर में जो मैक्सिमम पिच रखते हैं हम लोग कनेक्शन के केस में, वो आपका मैक्सिमम कितना होता है, 32 टी के बराबर होता है। ठीक है, 32 टी के बराबर होगा आपका जो है, या 300 तक मैक्सिमम लेते हैं हम 300 mm में। ठीक है, तो यहाँ पर जो टी होता है वो होता है आपका थिकेस्ट प्लेट, यानी कि जो सबसे दो प्लेट मान लीजिए आपकी दो प्लेट दी गई है, दोनों की थिकनेस जो है अलग अलग है। एक की थिकनेस मान ली 10 mm है और दूसरी की थिकनेस 12 mm। उन दोनों को कह रहा है कि प्लेटों को जो है ज्वाइन किया गया है रिवेट का प्रयोग करके या बोल्ट का प्रयोग करके। तो वहां पर जो टी का मान लिया जाएगा दोनों प्लेटों में थिकनेस होता है वो कितना लेंगे हम लोग, 10 mm लेंगे। ठीक है, दोनों प्लेटों में जो पतली सबसे प्लेट होगी उसमें से हम वो जो है वैल्यू लेंगे। यहाँ पर जो आपका मैक्सिमम पिच का मान होगा वो कितना होगा, 32 टी के बराबर होता है या 300 के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस प्रकार के जोड़ में रिवेट के द्वारा एक प्लेट को दूसरी प्लेट द्वारा जकड़ा जाता है तथा रिवेट की गई पंक्तियां होती हैं। कह रहा है कि इन विच टाइप ऑफ जॉइंट प्लेट टू बी फास्टेंड आर प्लेस्ड वन ओवर अदर, यानी कि एक प्लेट को दूसरे प्लेट के ऊपर रख के जब जो है रिवेटिंग की जाती है तो उस तरह के जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहेंगे इसको लैप जॉइंट। ठीक है, मैंने बताया था कि जब एक प्लेट के ऊपर यानी कि ऊपर दूसरे प्लेट को रख के जो है जोड़ा जाता है, चाहे रिवेट अथवा बोल्ट करके या वेल्ड करके, तो वो जोड़ क्या कहलाता है, आपका लैप जॉइंट कहलाता है। और जब दो प्लेटों को आमने सामने रखकर हम उसके ऊपर कवर प्लेट लगा के
जोड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग बट ज्वाइंट। यहाँ पर जो आपका होगा 1/अदर प्लेट को रख कर आप जब रिपीटिंग करते हैं तो वो कहलाता है आपका लैप ज्वाइंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर चौथे का आंसर डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कह रहा है कि अनुमत्य प्रतिबल यानी कि अलाउबल स्ट्रेस जिस तक किसी संरचना सदस्य को अधीन रखा जाता है, यानी कि अलाउबल स्ट्रेस टू विच ए स्ट्रक्चरल मेंबर कैन बी सब्जेक्टेड इस कार्ड, तो उसको क्या कहेंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है वर्किंग स्ट्रेस, दूसरा है परमिसिबल स्ट्रेस, तीसरा है आपका टेंसाइल स्ट्रेस, चौथा है आपका आइदर ए और बी। ठीक है, तो इसका जो जवाब है आपका क्या होगा, पश्चिमी का जो ऑप्शन होगा सही वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए या बी हम कह सकते हैं, वर्किंग स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेस जब भी जो है अनुमत प्रतिबल जिस तक किसी संरचना सदस्य को अधीन रखा जा सकता है, क्या कहलाता है वो, वर्किंग स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसको जो है हम नोट में भी आपको बताए हुए थे, यहाँ पर आपको देखिए दिया होगा। यहाँ पर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, पांचवा का डी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सवाल कर रहा है आपका कि बल की दिशा के समांतर प्लेटों की एक पंक्ति कहलाती है। ठीक है, बल की दिशा के समांतर प्लेटों की एक पंक्ति क्या कहलाती है। तो मैंने जब आपको जो है इसके बारे में बताया था कि जो डिफिनीशन थे, बेसिक डिफिनीशन, जब भी बल की दिशा के समानांतर की बात करेगा, यानी कि जो प्लेट है आपका, उस प्लेट में अगर जो है आपका जो बल लगाया जा रहा है, देखिए मान लीजिए आपका ये प्लेट है। ठीक है, मान लीजिए आपका ये प्लेट है। ठीक है, प्लेट पे जो बल लगेगा तुम्हारा, उसका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, मान लीजिए एक इधर लगता है और ये दूसरा वाला इधर लगता है। ठीक है, और इसमें जो आपके रिबिट लगाए जाते हैं, मान लीजिए एक रिबिट यहाँ लगा, एक रिबिट यहाँ लगा दिया, एक रिबिट यहाँ लगा दिया, इसके बाद ऊपर भी एक लगा दिया। ठीक है, तो इसको जो है थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इसमें से एक सवाल आपका जरूर बनता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में इसमें से एक सवाल जरूर पूछेगा, गेज दूरी क्या होती है और पिच क्या होता है। तो आप बताएंगे, देखिए रेफरेंस जो लाइन होगी जिसके बारे में आप बात करेंगे हर बार, उसमें आप क्या कहेंगे, उसमें आपको बताना होगा कि ये जो बल की दिशा है इधर से इधर, यहाँ जो दिखा रहा है, इस बल की दिशा के समानांतर दो क्रमागत रिबिटों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, पिच डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, बल की दिशा के समानांतर कुछ दिशा में जो दो क्रमागत रिबिट होंगे, उन रिबिटों के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये बल की दिशा है पूरा। ठीक है, तो इस दिशा के समानांतर यानी कि इसी के समानांतर जो रिबिट लगाए गए हैं, दो रिबिटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। और इसी बल की दिशा के परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया आपका, और दूसरा जो केस है आपका, इसमें जो बल की दिशा के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत, यानी कि ये दूरी जो है यहाँ देखिए ये बल है। ठीक है, उसकी लंबवत दूरी क्या है, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यानी कि बल की दिशा के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे गेज डिस्टेंस या गेज दूरी कहेंगे। ये दोनों पे एक सवाल आपसे पूछ सकता है हमेशा एग्जाम में, कि जब बल की दिशा के समानांतर होगा तो उसको क्या कहेंगे, जब बल की दिशा के परपेंडिकुलर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे। तो आप हमेशा बताएंगे कि जो बल की दिशा है, मान लीजिए बल की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, तो इस बल की दिशा में जो दो क्रमागत बोल्ट लगाए गए हैं बल की दिशा के समानांतर,
उनके बीच का सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है पिच डिस्टेंस, ठीक है। और इसी बल की दिशा के परपेंडिकुलर दो क्रमागत जो वो आपके लगाए गए हैं, रिवेट लगाए गए हैं या बोल्ट लगाए हैं, उनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, गेज दूरी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सवाल में कह रहा है कि देखिए ये जो सवाल है आपका कह रहा है कि बल की दिशा के समानांतर रिवेटों की एक पंक्ति क्या कहलाती है, ठीक है। तो बल की दिशा के समानांतर जब भी डिस्टेंस पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, वो कहलाएगा गेज डिस्टेंस, सॉरी पिच डिस्टेंस, ठीक है। और जब भी उसके परपेंडिकुलर बोलेगा तो आप क्या कहेंगे, गेज डिस्टेंस कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि रिवेट मान निम्न के बराबर होता है। तो मैंने बताया था कि जब भी आप शियरिंग बियरिंग जो भी निकालते हैं रिवेट के केस में, ठीक है, तो शियरिंग और बियरिंग में जो वैल्यू लोवेस्ट होती है, शियरिंग एंड बियरिंग में जो भी वैल्यू लोवेस्ट होती है, सबसे न्यूनतम वैल्यू होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिवेट का मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा आपका क्या होगा, ऑप्शन दिया है स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग, मिनिमम ऑफ टू, मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, ए और बी में से, यानी शियरिंग और बियरिंग में से जो मिनिमम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा, सी सही होगा, ठीक है। या फिर डीएमआरसी जो है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में जेई के क्वेश्चन में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है रिवेट जोड़ में किनारों से रिवेट की न्यूनतम दूरी इसमें से किसकी वजह से होने वाली असफलता से बचने की दृष्टि से रखी जाती है। यानी कि जब दो प्लेटों को जोड़ते हैं, ठीक है, तो जो लास्ट वाले रिवेट की जो लाइन होती है, उस लाइन से अगर प्लेट का किनारा ज्यादा क्लोज है, ज्यादा पास में है, जैसे आप जो है अगर ऐसे ड्राइंग से समझने की कोशिश करें, मान लीजिए एक प्लेट आपने लगा रखा है इस तरह से, और यहाँ पे जो आपने रिवेट लगा रखा है, ठीक है, ये पूरी लाइन में आपने रिवेट लगा रखा है, तो अगर आपका जो एज डिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि प्लेट के रिवेट से लेकर किनारे वाले रिवेट से लेकर और ये दूरी जो है आपकी, अगर ये जितना ही कम होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, टियरिंग ऑफ प्लेट होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, आपका क्या होगा, टियरिंग ऑफ प्लेट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जान लीजिए। आपसे पूछ सकता है कि अनुमित सूत्र के अनुसार रिवेट का छिद्र अगर डी हो, रिवेट के छिद्र का व्यास अगर दिया हो डी और प्लेट की मोटाई टी दिया हो, तो दोनों के बीच में क्या संबंध होगा, ठीक है। तो अनुमित का फार्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए, डी इक्वल टू क्या होता है आपका 6.04 अंडर रूट टी, ठीक है। या टी कब होगा, इसमें टी जो होगा आपका एमएम में होगा, जब एमएम में दिया रहेगा। अगर वही टी आपका जो है सेंटीमीटर में दिया रहा है, तो आपका जो वैल्यू होगी क्या होगी, d इक्वल टू 1.91 अंडर रूट टी। तो 1.91, तो यहाँ पर 1.91 किसके बराबर, लगभग 2 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे d का मान क्या हो जाएगा, d का फार्मूला होगा d इक्वल टू 2 अंडर रूट टी, ठीक है, सेंटीमीटर, जहाँ पे ठीक है आपका सेंटीमीटर में, ठीक है। d और t अगर सेंटीमीटर में दिए रहेंगे तो d का मान जो होगा, अनुमित का जो फार्मूला होगा d 1.91 अंडर रूट टी, 1.91 अप्रॉक्स जो है आपका 2 के बराबर है। तो यहाँ जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, तो उसमें हम देखेंगे सबसे क्लोज वैल्यू 1.91 की कौन सी है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में d इक्वल टू 1.91 की जगह 2 लिखा हुआ है, तो ये आंसर आपका क्या होगा, 9 का सी सही होगा। अनुमित का फार्मूला आप जरूर याद रखेंगे, इसमें छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, या सीधे फार्मूला याद रखिएगा आप जो है, तो फार्मूले से आप न्यूमेरिकल भी लगा लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपका कि जब दो प्लेटें अद्योपात रखी जाती हैं तो उन्हें कवर प्लेटों से जोड़ा जाता है, तो ऐसी प्लेट को क्या, ऐसी जोड़ को क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि जब दो प्लेटों को एक साथ जो है आमने सामने रखकर उनके ऊपर एक कवर प्लेट हम लगा देते हैं, तो उस केस में क्या होता है, वो ज्वाइंट कहलाता है आपका बट ज्वाइंट। लेफ्ट ज्वाइंट में ऊपर नीचे रख के और बट ज्वाइंट में क्या करते हैं, आमने सामने रखकर एक अतिरिक्त प्लेट, कवर प्लेट या दो अतिरिक्त प्लेट कवर प्लेट का प्रयोग करके कनेक्शन हम तैयार करते हैं, तो कहलाता है आपका क्या, बट ज्वाइंट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 10 का सही आंसर होगा बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक कैंची में
कोई कैंची यानी कि ट्रस है, उसमें गसेट प्लेट को एक अवयव से जब जोड़ते हैं हम लोग, तो उसको जोड़ने के लिए कम से कम कितने रिवेट की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो गसेट प्लेट को जब भी हम किसी ट्रस में यूज करते हैं, तो ट्रस में यूज करते समय अगर किसी अवयव को उस गसेट प्लेट से जोड़ना है तो हमें मिनिमम कम से कम कितने रिवेट चाहिए, कम से कम हमें 2 रिवेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ 11वें का जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के रिवेट जोड़ बंकन प्रतिबल से मुक्त होते हैं। निम्नलिखित में से यानी विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट इसमें जो है फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेस। तो मैंने बताया था आपसे, जब मैं आपको ज्वाइंट बता रहा था, लेफ्ट ज्वाइंट और बट ज्वाइंट बता रहा था, तो मैंने बताया था कि जो आपका बंकन में सबसे मजबूत बंकन यानी बेंडिंग स्ट्रेस से स्वतंत्र होता है, यानी बेंडिंग स्ट्रेस जो है जिसमें उत्पन्न नहीं होता है, वो कौन सा ज्वाइंट था, डबली कवर बट ज्वाइंट। ठीक है, डबल कवर बट ज्वाइंट जो होता है आपका क्या होता है, उसमें जो है किसी भी प्रकार का जो है बंकन नहीं होता है, बंकन से स्वतंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर आपको याद हो तो यहाँ पर आपको नोट में देखिए, यहाँ पे दिया गया था, आपको बताया गया था इसके बारे में, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स में कि बंकन से मुक्त होता है। दिखा देते हैं आपको। यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि डबल कवर बट ज्वाइंट, तो डबल कवर बट ज्वाइंट होता है फ्री फ्रॉम बेंडिंग। बेंडिंग यानी कि क्या, बंकन से स्वतंत्र होता है, इसमें बंकन उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात डबल कवर बट ज्वाइंट में बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है। और डबल कवर बट ज्वाइंट आपको यहाँ पे देखिए फिगर में दिखाया गया है, इसमें कितने प्लेट यूज होते हैं, 2 प्लेट यूज हो रहे हैं। ठीक है, कवर के रूप में, और 2 प्लेटों को आपस में जोड़ा जा रहा है इन 2 कवर प्लेट और रिवेट की सहायता से। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, डबल कवर बट ज्वाइंट में किसी भी प्रकार के बेंडिंग स्ट्रेस का डेवलपमेंट नहीं होने पाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा आपका क्या, 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बट ज्वाइंट विथ डबल कवर प्लेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि IS 800 के अनुसार न्यूनतम पिच वाले रिवेट जोड़ की कार्य क्षमता कितनी होती है। IS 800 के अनुसार न्यूनतम जो पिच वाले रिवेट जोड़ की जो कार्य क्षमता होती है कितनी परसेंट होती है आपकी, 60% होती है। आपके नोट्स में दिया गया है ये भी, आप अगर ढूंढेंगे इसमें तो आपको जो है कहीं पर दिया गया है कि न्यूनतम पिच के लिए जो है आपका वैल्यू जो होता है वो 60% के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है कि मिनिमम पिच पर प्लेट की जो एफिशिएंसी होती है जोड़ के रिस्पेक्ट में 60% तक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा आपका 60%। ठीक, अगला सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में कि निम्नलिखित में से एकल चलित फिलेट वेल्ड के लिए न्यूनतम माप के लिए गलत है। मतलब इसमें से आपको एक गलत कथन चुनना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल चलित फिलेट वेल्ड के लिए न्यूनतम माप के लिए गलत है। पहला कह रहा है कि इट शुड बी 3 mm फॉर थिकनेस अप टू इंक्लूडिंग 10 mm। ठीक है, यानी कि 10 mm के लिए 3 mm होगा। दूसरा कह रहा है 5 mm के लिए, 11 से 20 mm के लिए 5 mm, और 21 से 32 mm के लिए 6 mm। तो ये जो वेल्डिंग के केस में होता है, मैंने आपको चार्ट के थ्रू बताया था कि ये तीनों जो है वैल्यू आपकी सही है। पास में आ रही है, जो आपकी फिलेट वेल्ड होता है वो 3 mm होता है, कितने थिकनेस के लिए होता है आपका 10 mm के लिए। जब 11 से 20 होगा तो 5 mm होगा, और जब 21 से 32 होगा तो कितने mm होंगे, 6 mm। ये भी आपके जो है नोट्स में देखिए यहाँ दिया होगा, जब वेल्डिंग का केस मैं पढ़ा रहा था
कल तो मैंने बताया था इस पे जो है कितना वैल्यू हम लोग लेंगे, ठीक है, कितने थिकनेस के लिए कितनी वैल्यू होगी। देखिए यहाँ पर ध्यान से साफ साफ दिया हुआ है कि नहीं, जब आपका थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट, जब आपका थिकनेस जो है मेंबर का 10 mm होगा तो वैल्यू कितनी होगी 3 mm। पहला वाला कथन यहाँ पे देखिए सही था। फिर कह रहा था कि थिकनेस जब आपका 10 से 20 होगा, यानी कि 10 mm से लेकर 20 mm होगा, तो वहां पर जो आपकी वैल्यू होगी 5 mm, ये भी कथन सही है। तीसरा कह रहा था 20 से 32 mm तक होना चाहिए, उसके लिए 6 mm होगा, ये भी कथन आपका सही है। तो यानी कि जो आपका क्वेश्चन में कह रहा है ये तीनों कथन जो आपका है सही है, तो जो सही आंसर होगा क्या होगा आपका, आपका होगा कोई भी कथन गलत नहीं है, यानी कि नन ऑफ द एबव होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो सही है, सही कथन का चुनाव करना है। तो पहला कह रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ स्ट्रक्चरल एंड रिवेट स्टील आर सेम, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है स्ट्रक्चरल और रिवेट स्टील के लिए सेम नहीं होता है। दूसरा कह रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट स्टील इज स्लाइटली लोअर देन दैट ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, ये आपका जो है आंसर सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का जो आपका होगा वो क्या होगा, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है रिवेट का स्टील में क्या होता है, कम होता है स्ट्रक्चरल स्टील से, ठीक है, स्ट्रक्चरल स्टील से जो टेंसाइल स्ट्रेंथ का मान होता है वो सही होता है। 15वां का ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक प्रकार का रिवेट जोड़ जिसमें निकटवर्ती पंक्ति के रिवेट असम्मुख होते हैं और सबसे बाहरी पंक्ति में केवल एक रिवेट होता है, तो इसे क्या कहते हैं। तो आपका जो 16वां होगा इसमें आंसर सही, उसको कहेंगे जब कॉर्नर पे केवल एक रिवेट होगा, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा आपका ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल। जैसे मान लीजिए आपका एक ये जो है प्लेट है और इसमें जो रिवेट लगाया आपने, पहला रिवेट मान लीजिए यहाँ लगाया, यहाँ केवल एक है, पहला यहाँ लगाया, दूसरा फिर यहाँ लगाया यहाँ पे, फिर उसके बाद आपने यहाँ लगाया और यहाँ पे लगाया, तो ये क्या कर रहा है, एक तरह का ट्राइंगल फॉर्मेशन करता है, ठीक है, कुछ इस तरह से देखिए ट्राइंगल फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। तो कह रहा है सवाल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एक प्रकार का रिवेट जोड़ जिसमें निकटवर्ती पंक्ति के लिए रिवेट असम्मुख होते हैं और सबसे बाहरी पंक्ति में केवल एक रिवेट, यानी कि सबसे बाहरी पंक्ति क्या है, सबसे बाहरी पंक्ति आपका ये है, ठीक है, और यहाँ पर जो रिवेट लगाएगा मात्र क्या लगाएगा, एक लगाया गया है, तो इस तरह जो केस होगा उस पर क्या कहेंगे हम लोग, ट्राइंगल केस कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा आपका बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक वेल्ड का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो वेल्ड का प्रकार नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा जिग जैग। कभी भी आप जो है जिग जैग वे में कभी जो है आप कोई वेल्डिंग नहीं करते हैं, हमेशा क्या करेंगे, लैप हो सकता है, बट हो सकता है, प्लग हो सकता है, लेकिन जिग जैग मोशन में कभी जो है आप कभी कोई वेल्डिंग जो है इस तरह से नहीं करेंगे, कोई अभी इधर ले गया फिर इधर वेल्डिंग कर दिया फिर इधर वेल्डिंग, ये जिग जैग सिस्टम वेल्डिंग के केस में नहीं होता। इसलिए 17वां क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जिग जैग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि एक प्लेट जिसका प्रयोग किया गया है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने वाले दो या दो से अधिक संरचनात्मक सदस्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त प्लेट क्या कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे केस में जहां पर दो या दो से अधिक संरचनात्मक अवयव हैं जिनको आपस में जोड़ा जाता है तो उसको किसकी सहायता जोड़ा जाता है, मैंने बताया था आपको जो है इसके लिए गसेट प्लेट की जरूरत पड़ती है। गसेट प्लेट क्या करता है, दो या दो से अधिक मेंबरों को जोड़ने का कार्य करता है, एक सपोर्ट का प्रदान करता है, ठीक है, एक कनेक्टिंग मेंबर की तरह होता है गसेट प्लेट। तो गसेट प्लेट क्या करता है, दो या दो से अधिक संरचनात्मक सदस्यों को जोड़ने के कार्य करता है, ठीक है, हम गसेट प्लेट का प्रयोग करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि बट वेल्ड का किसके द्वारा निर्देशित किया जाता है, निर्दिष्ट किया जाता है, किस चीज से स्पेसिफाइड किया जाता है। तो जो बट वेल्ड होता है आपका तो किसके द्वारा किया जाता है, मैंने बताया था बट वेल्ड के लिए जो है आपका जो केस होता है उसके लिए इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस होना चाहिए, ठीक है। इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस होता है उसके द्वारा जो है क्या होता है स्पेसिफाइड होता है बट वेल्ड। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है उसका सही आंसर होगा ए, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि यंग मॉडुलस अपरूपण मापांक जी और आयतन मापांक के में के मान किस प्रकार है, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, ठीक है। इन स्टील द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस, शियर मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस आर सच दैट, यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा क्या होगा ई के जी, यानी कि सबसे जो बड़ा होगा वो कौन सा होगा, ई का मान होगा यंग मापांक, ठीक है। उसके बाद जो है आपका दूसरा कौन सा होगा के का मान होगा यानी कि आयतन मापांक होगा, और तीसरा क्या होगा अपरूपण मापांक जी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा बढ़ती हुई क्रम में। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। फिर वही सवाल जो है देखिए 15वां के बराबर क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, तो आंसर क्या होगा फिर से वही क्वेश्चन नंबर बी का 21 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इज स्लाइटली लोअर देन दैट ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपसे पूछ सकता है कि तनाव में रिवेटेड जोड़ की अनुदैर्ध्य पिच कितनी होती है। तो मैंने बताया था कल आपको जो है ऐसे केस में जब टेंशन होगा तो कितना होगा, टेंशन के केस में जो रिवेटेड जोड़ के लिए अनुदैर्ध्य पिच होगा वो पिच का मान होगा आपका मैक्सिमम 16 टी या 2 mm के बराबर। जब भी आपका पिच का मान होगा लॉन्गिट्यूडिनल टेंसाइल के केस में, तनाव के केस में 16 टी और 2 mm, और कंप्रेशन के केस में आपका होता है 12 टी और 2 mm। इसको याद रखिएगा, मैंने कल बहुत इसको बताया, ठीक है।